आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं 2016 का सेट पेपर। 2016 में जो पेपर हुआ था हमारा सीटेट का, उसमें जो सीडीपी पूछी गई थी, पेपर 2 की बात करने जा रहे हैं हम लोग, वहीं का पेपर है हमारा। और कल जो मैंने कराया था पेपर 1 की बात हुई थी। तो अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये पेपर आपके सामने जो है 2016 में सितंबर में जो परीक्षा हुई थी, उसी में जो पूछे गए सवाल वो मेरे पास हैं। ठीक है, वो हम लोग करेंगे। सीडीपी हम लोग करने वाले हैं। ये क्विक रिवीजन होगा। आपने इससे पहले थ्योरी पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है। थ्योरी नहीं भी पढ़ी है तब भी आप मेरे साथ वीडियो सारी देखेंगे मेरी, तो पक्का है यकीनन कि आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। 30 में 30 अगर लाना चाहते हैं तो सभी वीडियो मेरी देखें। और वीडियो को अगर एक बार समझ नहीं आता है तो 2 बार देखनी है, 3 बार देखनी है। इससे आपको क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली मिलते हैं और इसी के ऑप्शन बनाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन का टाइप कैसा होता है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। हमारे साथ वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो अगर आपको जल्दी देखना है तो वहाँ पे 3.0 आप स्पीड बढ़ा लेंगे और इससे वीडियो हमारी जल्दी कवर हो जाएगी। 30 मिनट में क्वेश्चन हम लोग 30 करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पीड रहेगी हमारी और स्पीड के साथ आप समझते जाइएगा। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे मैंने जैसा कि लगा दिया है। और जो बच्चे डाउट में रहते कि सर मैं पेपर 1 कहाँ से पढ़ूँ और पेपर 2 कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं बता दूँ सीडीपी और हिंदी और इंग्लिश हमारी सेम रहती है। लेवल थोड़ा सा हाई रहता है। अगर हाई लेवल आप कर लेते हैं तो पेपर 1 तो वैसे ही क्लियर हो जाएगा। टारगेट आपका होना चाहिए सीडीपी को सीखने में, उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, फ्रेम कैसे होते हैं वो, और बाकी कुछ तो आप पहले से जानते हैं। मैं बात करता हूँ मुद्दे की, जो हमारा आज का टारगेट है। देखिए स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है और 2 भी क्वेश्चन है, लेकिन हम पहला ही क्वेश्चन आपको बताएंगे और दूसरा आप कमेंट में करिएगा क्या हो सकता है। वैसे 2-4 क्वेश्चन है उसमें टिक है, उसके बाद टिक नहीं है। ठीक है, ये घबराइए मत कि टिक है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ पढ़िए और फिर आंसर सोचने की कोशिश करिए, क्षमता बढ़ाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के आकलन को उजागर करता है? आपको ये बताना है कि कौन सा अधिगम है वो अधिगम के आकलन को उजागर करता है। इतनी बात आपको पॉइंटेड करनी है। और अगर मैं क्वेश्चन में पढ़ा उसके बाद अधिगम के आकलन को उजागर करना है तो इसका मतलब बेटर आंसर होना चाहिए। और मानक हमारे किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो वो एक नेगेटिव होता है, तो इसको हम तो लेंगे नहीं कि ये एक नेगेटिव अवधारणा को पैदा करता है। हमें नकारात्मक ऑप्शन से बचना है, तो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता। शिक्षक मानक उत्तरों से विद्यार्थियों के उत्तर की तुलना करके उनका आकलन करता है, ये सही नहीं है बेटा, सही नहीं है। आगे बात करते हैं दूसरा जो लिखा हुआ है, शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा, उन पे जो बच्चे चिंतन कर रहे हैं उसके अलावा भी उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है और हमारा दूसरा आंसर हो भी सकता है। आगे तीसरा पढ़ते हैं, शिक्षण पाठ्य पुस्तकों में दी गई जानकारी के आधार पर विद्यार्थियों को आकलन करता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जो पाठ्य सामग्री दी गई उसी के अकॉर्डिंग आप विद्यार्थियों का आकलन करें और उससे बता दें कि आप बहुत बढ़िया होनहार हैं और बहुत अच्छे हैं। तो इस सब से बचना चाहिए हमें। पाठ्य पुस्तकों के आधार पर बच्चे का आकलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा जो है चौथा, शिक्षक किसी विद्यार्थी के निष्पादन आकलन को दूसरे के निष्पादन की तुलना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक बच्चा क्लास में 20 नंबर लाया है, ठीक है, 20 नंबर लाया है, एक बच्चा 40 नंबर लाया है, तो उसमें कंपेयर करके ये मत बताओ 20 वाले को कि आप बुद्धू हो, आप कमजोर छात्र हो। ऐसा नहीं होता है। आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, बच्चों को ऐसा नहीं बोलेंगे, और ऐसा करने पे आपका हो जाता है आंसर गलत चौथा। तो हमारा आंसर क्या होगा? सही दूसरा होगा। ठीक है, पहले का दूसरा आंसर हमारा सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन बढ़िया से दिख सके। तो मेरे साथ स्पीड से करिए इस मॉक टेस्ट को, 30 में 30 लाइए। 30 में 30 लाना चाहते हैं तो पर डे आपको वीडियो देखनी है और मैं पर डे आपको वीडियो अपलोड करता हूँ, देता हूँ, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चा हमारा क्या है? सेंट्रॉइड है, बच्चा हमारा केंद्रित है। बच्चा क्लास में जो चाहे वो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है और होना भी चाहिए। आजकल बच्चों को मारा पीटा नहीं जाता है, उनको अपने हिसाब से चलने दिया जाता है और उसको डाटा और समझाया जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमारा बना है। तो बाल केंद्रित का मतलब होता है बच्चा ही पूरी जड़ है और सेंटर उसी को माना गया है। शिक्षा शास्त्र का अर्थ यही होता है और जहाँ पे ऑप्शन मिले वही हमारा सही होगा। जैसे हम पढ़ देते हैं, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना चाहिए। बच्चे की बात सुननी चाहिए। बच्चे को बोलना, बच्चे का अगर बोल रहा है कि हमें ये प्रश्न का आंसर चाहिए तो आंसर गुरु जी को देना ही चाहिए। तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो सकता है। अगला है, शिक्षक द्वारा बच्चे को आदेश देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। इन सब के लिए तो नहीं होना चाहिए। आप ऑर्डर थोड़ी देंगे स्टूडेंट को कि भाई आज ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है। अपने हिसाब अगर मैनेजमेंट से बना रहे हैं
तो आप उसको पढ़ाएं। और ऑर्डर नहीं, यहाँ पे आदेश तो बिल्कुल नहीं देना बच्चे को, मतलब आदेश मतलब होता है ऑर्डर तो नहीं करना है। तो हमारा दूसरा कट गया। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना। ये जो निर्धारित होती है फिक्स जानकारी, उसमें सक्षम तो बना सकते हैं, लेकिन सूचना कोई है उस पर जोर देकर उसको सक्षम बनाना, मजबूर करना कि आपको यही सीखना है, ये जबरदस्ती, तो ऐसा हमें ऑप्शन नहीं चाहिए। निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, ये भी ऑप्शन नहीं। चौथा है कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना। अब हर वक्त आप हर किसी स्टूडेंट के पीछे पीछे आगे आगे तो नहीं चल सकते कि भाई ये ऐसे होता है वो ऐसा होता है। क्लास में जो सारे बच्चे बैठे हैं उनको आप टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, तो आप बच्चों के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि बच्चों का किस में भला है, और हर बच्चे के आगे चलने लगेंगे, तो फिर हो गया काम, तब तो पढ़ा लिया आपने। तो वहाँ पे हमें चौथा ऑप्शन भी नहीं चाहिए, हमें एक बच्चे को लेकर नहीं चाहिए। हमारी शिक्षा है समावेशी, तो सबको अधिकार है, सबका मतलब सबको सीखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूं आपको, जहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ पूछे तो बताना बच्चा ही हमारा केंद्र बिंदु है, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाता है, दूसरे का पहला। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब यही होता है कि बच्चा हमारा केंद्र बिंदु है, और उसे सिखाने के लिए आप स्वयं कोशिश करेंगे, और बच्चा स्वयं करके या स्व अर्जित करके ज्ञान प्राप्त करता है। अगर वो क्रिएटिविटी बच्चा कर रहा है तो आप उसको करने देंगे, ये नहीं कि बच्चा ये मत करो वह मत करो, क्लास में ऐसे नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर वो अव्यवस्थित ढंग से बैठ रहा है, बच्चे में शांति से नहीं बैठ रहा है और दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप डांटेंगे, उसको समझाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पता है एग्जाम का फेवरेट है, एग्जामिनर का फेवरेट है, और इसमें ये क्वेश्चन जान डालता है सीडीपी में। ठीक है, जान कैसे डालता है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, पहले से ठीक है, हालांकि आप देखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और मार्क्सी के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। पियाजे एक महाराज साहब हैं, एक हमारे मार्क्सी साहब हैं, इन दोनों में कंट्राडिक्ट चलता रहता है, हमेशा विरोधाभास रहता है। वो कहते हैं नहीं ये सही है, और वो कहते हैं ये सही है। जैसे आपके स्टाफ में ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं कि आपकी कमिटमेंट रहती है कि ये पूरा करना ही करना है, दूसरा रहता है कि यार इसको पूरा करने से होगा क्या, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप करोगे तो ये गलत है, वो करेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो सही है। मतलब थ्योरी जो आपने दी वो गलत, उसके द्वारा थ्योरी बताएगी वो सही। तो ऐसा कंट्राडिक्ट इन दोनों में है, पियाजे और वात्स्यकी। और यहाँ पे सीखेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपको बता दूं, पियाजे हमारे जो है कहते हैं कि पहले भाषा जो होती है उसको नहीं रखा जाएगा, विचार को पहले रखा जाएगा। और वाइब्स से कहते हैं कि भाषा पहले रखी जाएगी, विचार बाद में आएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले पहले विचार होता है ना, कि वो आपको देखकर बोलेगा मम्मी है, ये डैडी है, ये चाचा है, ये चाची है, और ये मेरी बहन है, सिस्टर है। तो ऐसे नहीं होता है कि अब उसने बोला पापा, जन्म हुआ बच्चे को, तुरंत ये नहीं बोलेगा कि मम्मी इधर आओ मुझे पानी पीना है, डैडी मुझे मार्केट जाना है, मुझे टॉयज खिलौने लाने हैं। तो ऐसे तो नहीं बोलेगा, बच्चा जन्म लेगा तुरंत, तो वो सोचेगा ना दिमाग में, धीरे धीरे बढ़ेगा, विकसित होगा उसका दिमाग, तो वो बोलना चाहेगा। तो उसके विचार पहले आते हैं, ये बात हमको सही लगी थी। विचार इसलिए आते हैं कि वो देखता रहता है, सुनता रहता है, आस पास बगल में चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे हो रहा है, और आपके उसके सामने जो चीज़ें प्रस्तुत होती है उस पर गौर करता है, वो विचार विमर्श करता है, लेकिन मजबूर है, वो बोल नहीं पाता क्योंकि वो परिपक्व नहीं है अभी। बच्चा जब बड़ा हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो चीज़ों का क्या करते हैं, वो अनुकरण करने लगता है, जैसे आप करेंगे वैसे ही करने लगता है। कभी कभी देखा है छोटे बच्चे जैसे डैडी कोट पहनते हैं वैसे ही बच्चा पहनने लगता है, जैसे डैडी खाना खाता है वैसे ही खाना खाता है। तो ये मम्मी पापा से ही गुण विकसित होते हैं, देखकर बच्चे करने लगते हैं, तो अनुकरण का सिद्धांत कह सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ही आंसर सही है, और यहाँ पे ज़्यादा डीपली जाने को नहीं, क्योंकि ये आंसर हमारा सही है। पियाजे के अनुसार विचार पहले जन्म लेता है, और वाइप्सी के अनुसार भाषा विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। मतलब यही कहना चाह रहे हैं, वाइप्सी कह रहे हैं कि भाषा पहले आ जाती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। दूसरा लिखा है वाल्मीकि के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, पहले विचार नहीं, इन्होंने बोला भाषा जन्म लेती है, यहीं पे काट दो। पियाजे ने बोला पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे तीसरा जो हमारा दूसरा है वो भी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो भाषा का विचार पर प्रभाव पड़ता है, अब ये तो सही नहीं है। पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, विचार भारी पड़ता है भाषा पर, उल्टा लिखा। तो यहाँ पे जब ऐसा हो कंट्राडिक्ट, तो आप समझ जाना। तीसरा हमारे दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं, बच्चे की भाषा पहले आती है, विचार जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दोनों
भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। तो दोनों ये गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर पहला होगा। ठीक है, तो जब कभी लंबी डिस्कशन हो तो आप वीडियो को आगे स्पीड बढ़ा लीजिए, सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी, क्योंकि कुछ लोगों को समझना है, कुछ लोगों को आंसर ही देखना है डायरेक्ट। तो सभी को लेकर चलना है। ठीक है, आप इसमें बोर नहीं होंगे। ठीक है, चौथा चलते हैं। लिखा गया है, विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से करते हुए देखकर दादी कहती है, बहस कर रही है। एक गुड़िया है, बिटिया है, वो अपने पापा से जिद कर रही है कि हमें विद्यालय की यात्रा पे जाना है, टूर पे जाना है, मेरा टूर जा रहा है। यात्रा पे जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती हैं, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम अपने पापा से बहस कर रही हो, तुम लड़की की तरह व्यवहार करोगी, और तो तुमसे कौन शादी करेगा? मतलब उसकी दादी कह रही हैं कि बेटा, आप लड़की हो, लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो आपसे शादी कौन करेगा? यह कथन में से किसको प्रतिबिंबित करता है? यहाँ पे लड़का और लड़की में भेदभाव तो पता चल रहा है भाई। जब उसकी दादी ये कह रही कि आप लड़कों की तरह बर्ताव ना करो, कि आप लड़की हो, आप लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, और वरना शादी नहीं करेंगे। हाँ, मतलब कैसे होगी, क्योंकि लड़का जो होता है उसको लड़की चाहिए होती है, लड़की का अलग व्यवहार होता है। तो उसकी दादी जो है थोड़ा पुराने ख्यालातों की होंगी, मुझे लग रहा है, आई थिंक इसी वजह से वो ऐसा कह रही है। ठीक है, बात पूरी स्पष्ट हो सकी है। मैं ऑप्शन पढ़ देता हूँ। ऑप्शन में टिक पहले से है, लेकिन अभी इसके बाद नहीं टिक होगा, डोंट वरी। लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्धता धारणा है, बिल्कुल सही। लिंग समरूपता है, ऐसे तो कोई बात नहीं, इसको कट्टा मारो, ये क्यों गलत है। लड़की के लिंग की गलत पहचान है, अरे लड़की तो है ही, गलत कहाँ पहचान है, वो लड़की ही है, गलत। तीसरा हमारा गलत है, दूसरा गलत है। बच्चों के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयाँ, अब कठिनाइयाँ तो नहीं होती हैं, बच्चों को पालने पोषने में, करने में खुशी होती है मतलब उसको, गार्जियन को, तो ऐसा नहीं। यहाँ पिता और दादी दोनों में लिंग संबंध में रूढ़िवादी है, क्योंकि उसकी दादी पुराने ख्यालों की है, इसी वजह से वो कह रही कि ये सब ना करो, है ना। वे लिंग के आधार पर कार्यों को विभाजन करते हैं और पक्षपात करते हैं, इसीलिए पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथे का पहला, फर्स्ट हमारा सही है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो 5 पे क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, इसको पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन छोटा कर लेते हैं ताकि आपको फुलफिल दिखा सके, क्वेश्चन अधूरा समझ में नहीं आएगा आपके। ठीक है, आगे चलते। 5वां क्वेश्चन है, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो आकलन के आधार पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो अगर बात करें, पहला ऑप्शन है, आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। पहला ऑप्शन कहना चाह रहा है कि आकलन के बारे में बताना है। आकलन से विद्यार्थियों को यह सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों और रिक्तियों को देख सकें और शिक्षक के तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। बिल्कुल हाँ, ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है और सही ऑप्शन है। अगर बी में बात करें, आकलन तभी सार्थक होता है जब विद्यार्थियों का तुलनात्मक मूल्यांकन भी हो। ये तो नहीं है हमारा, ये गलत है, क्योंकि तुलना थोड़ी करेंगे हम, विद्यार्थी जितना मूल्यांकन लाया है उसकी उतनी ही तारीफ करो। सी कह रहा है कि आकलन केवल स्मरण शक्ति का ही नहीं, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही बात है। आकलन उसकी स्मरण शक्ति कितना याद करने में सक्षम है ये नहीं, इससे बल्कि उसके पूरे चीज़ों का होना चाहिए, बोधन और अनुप्रयोग का भी होना चाहिए। ठीक है, सी हमारा सही है और ए सही है। डी देखते हैं, दूसरा तो कट गया था। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता है जब तक उससे भय और चिंता का संचार न हो। अच्छा, आकलन करवाओगे तो उसको डराओगे, भय करोगे, चिंता में डालोगे, गलत बात है। डी हमारा नेगेटिव तरफ जा रहा है, तो ये सब नेगेटिव तरफ जा रहे हैं हमारे दो ऑप्शन, तो हमारा ए और सी होगा सही। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा। 5वें में फर्स्ट चौथा हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, इसमें फंसाव रहते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं और मिलेगी आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। छठे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। जो अधिनियम 2009 है वो क्या कहता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, आप मेरे साथ पढ़ेंगे और आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। अगर बात करें खास तौर पर, पहला ऑप्शन है खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में, पहला ऑप्शन हमारा था। ठीक है, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों, तो ऐसा होता है हालांकि, ठीक है, ऐसा होता है। खासतौर पर जो हमारे
विशेष विशिष्ट लोग होते हैं उनके लिए बनाया भी जाता है, लेकिन यहाँ पे समावेशी शिक्षा है, सबको एक ही में डालना है। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं, तो ऐसा तो नहीं है, ये भी नहीं, पहला भी नहीं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार करेंगे। अब तैयार तो कर देंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भाई ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा सही है, तो हमारा सही होगा तीसरा ऑप्शन, समावेशी शिक्षा है। ठीक है, इसमें व्यवस्थित चीज़ें हैं, व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ जो किया गया है वही बताना है। समावेशी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तिगत स्तर पर सहयोगात्मक उपाय अपनाए जाने चाहिए, जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा के साथ साथ हम कह सकते हैं इसमें जो दिव्यांग बालक होते हैं उनके अनुकूल शिक्षण पद्धति पर बल देना चाहिए। तो हमें मिल गया समावेशी शिक्षा में प्रावधान जो दिए गए उनको व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, ऐसा हमें मानना चाहिए। छठे का हमारा जो है तीसरा सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7वें में क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा लेते हो तो आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन के इसके हमारे कितने हैं ऑप्शन, हाँ ऑप्शन तो 2 ही दिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, 2 बाद में दिखा देंगे। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हों वहाँ एक प्रभावी शिक्षक होना चाहिए। पहला ऑप्शन ठीक है, वही हमारा सही है। ठीक है, समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। और दूसरा ऑप्शन था वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे अपने साथियों के बराबर पहुंच सके। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि में विद्यार्थी आते हैं वहाँ एक प्रभावी शिक्षक वही हो सकता है जो समूह में व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करे और उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान दे। जैसे कोई हिंदू है तो हिंदू में जो परंपराएं चलती हैं, रीति रिवाज चलती हैं, उसका प्रोग्राम कराएं। अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम में ईद वगैरह होती है तो उसमें सभी लोगों को बुलाएं। मतलब यहाँ पे कल्चरल रहना है, हर एक धर्म को मानना है, हर एक धर्म में सभी धर्मों को सही मतलब उसमें सहयोग करना है और सभी के खुशी में यहाँ पे इन्वॉल्व होना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वही सही है, समूह में सबको रखना है, चाहे जितनी भी व्यक्तिगत भिन्नताएं हों उनको सबको लेकर चलना है। 7वें का पहला आंसर सही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसके फिर हमारा ऑप्शन है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ, चलो ठीक है, अब सही है, अब दिखेगा। लिखा है निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो हमारा पहला है समीप दूराभिमुख दिशा, ये हमारा कहाँ जाएगा, 4 आपके पास ऑप्शन है। जो समीप दूराभिमुख दिशा है वो किससे मैच करेंगे, ए वाला। तो आप देखिए ध्यान से, जो ए वाला है अगर हम बात करें तो यहाँ पे दूसरे मैच करेंगे, यानी कि समीप दूराभिमुख दिशा जो होती है सिर से पैर का क्रम। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, समीप से दूराभिमुख। हमारा सिर पहले आता है, उसके बाद हमारे पैरों का सिलसिला शुरू होता है। तो समीप मतलब नज़दीक से हमने शुरू किया है, सिर से शुरू किया है, पैरों तक जाना है क्रम में। सिरा पदाभिमुख दिशा, अब जो हमारा सिरा पदाभिमुख दिशा है उसको हम लोग सिर से पैर का क्रम ये होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, ये उल्टा हो गया है, तो उसको सही करेंगे। समीप जो होता है, समीप का मतलब होता है कि पास वाली चीज़ें, तो पास वाली चीज़ें, लेकिन दूराभिमुख लिखा हुआ है तो दूर की चीज़ें, तो हम कह सकते हैं सरल से जटिल की ओर जाना। ये जो ए वाला है उसको हम ले चलेंगे 5 की ओर, ध्यान देना बात को। और जो सिरा पदाभिमुख दिशा है उसको हम ले चलेंगे सिर से पैर की ओर, ये बी वाला दूसरा। ठीक है, और अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं की अगर बात करें हम लोग, तो अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती हैं विभिन्न बच्चों की भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, जो ये भी सही है। तो हम भिन्न भिन्न बच्चे जो होते हैं उनका विकास अलग अलग होता है। ठीक है, तो सी वाला हम लोग फर्स्ट में मिलाएंगे, सी वाला फर्स्ट में, तो सी वाला मैंने फर्स्ट में मिला दिया। ठीक है, ध्यान देना बात को।
हमने अंतर व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात की थी, वो भिन्न-भिन्न बच्चे भिन्न-भिन्न दर से बढ़ते हैं, पहला। अगर बात करें डी वाले की अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएँ, तो यहाँ पे अंतर व्यक्तिगत भिन्नताएँ जो दिया गया है, पहला अंत व्यक्तिगत भिन्नताएँ थी सी वाला, और डी वाला है अंतरा व्यक्तिक भिन्नताएँ। तो डी वाला हम किस में ले चलेंगे? डी वाला अगर बात करें तो तीसरे में ले चलेंगे, हम तीसरा वाला जवाब पा जाएंगे। एक ही तो बचा हुआ है। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अंतरा व्यक्तिगत भिन्नताएं वो होती हैं जो किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। अब कोई बच्चा लखनऊ में रहता है, कोई बच्चा गांव में रहता है, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जो लखनऊ का बच्चा है वो ज़्यादा होशियार कह सकते हो, क्योंकि उसका कल्चर है, वो वहाँ पे पढ़े लिखे समाज में अगर रह रहा है, तो अब समाज भी देखना पड़ेगा, इन्वायरमेंट भी देखना पड़ेगा। विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? दूसरा होगा। ठीक है, दूसरा आप मैसेज कर लीजिएगा, और इसको समझना है क्योंकि ये चीज़ें जो हैं पेपर में आएंगी ज़रूर, क्योंकि PYQ है, आप इससे बचिए नहीं। बचेंगे तो फिर आप करेंगे कैसे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 9वां, आपके सामने स्क्रीन पे है क्वेश्चन, इसका बताएंगे आंसर क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है 9वां नंबर पे, संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 9वें का हमारा सही आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। संज्ञान तथा संवेग परस्पर संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। संवेग संज्ञान को कार्यात्मक रूप प्रदान करता है। तो यहाँ पे हमारा जो संज्ञान है ये एक दूसरे से क्या है, बोलो? परस्पर जुड़े हैं दोनों हमारे। संज्ञान और संवेग दोनों एक साथ चलते हैं। आपको गुस्सा आया किसी चीज़ पर, मोबाइल फूट गया, संज्ञान में आया, आपको संवेग हो गया, आपके अंदर वो चीज़ें चलने लगी तुरंत। दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर संज्ञान में कोई चीज़ है तो संवेग जरूर होगा, ये सत्य बात है। दूसरा हमारा सही होगा। बाकी संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र, मतलब इंडिपेंडेंट है, गलत बात है। वो एक दूसरे पे ही डिपेंड है, एक दूसरे से जुड़े हैं। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है, किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये बात गलत लिखी है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है, तो ये भी गलत है। किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता है, ये गलत लिखा हुआ है। आप ये याद रखेंगे, संज्ञान संवेग परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक दूसरे को, अगर संज्ञान है तब संवेग होगा, संवेग है तो संज्ञान होगा, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। 10वें की बात करते हैं। लिखा हुआ है, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना चाहिए। विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना चाहिए। तो 10वें का हमारा क्या होगा? समवयस्कों के अगर हम बात करें समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़ाने में विविध शिक्षार्थियों के बीच समावेशी कक्षा सहयोग होती है या अंतर निर्भर अगर करता तो है, वृद्धि भी करती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो विविध शिक्षार्थी वाली एक कक्षा है, उसमें पहला ऑप्शन क्या है? सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। गलत। सक्रिय रूप से अगर उसको आप उसको डिस्करेज करोगे तो गलत बात है, ये कट गया। आगे बात करते हैं, केवल कभी कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों की तुलना को बढ़ावा देता है। जहाँ पे तुलना है वहाँ नेगेटिव है, काट दो इसको, बिल्कुल नहीं। कक्षा में सहयोग लाना है तो भैया तुलना नहीं करनी चाहिए, एक साथ लेकर चलना है। ठीक है, तो सक्रिय रूप से यहाँ पे करेज होना चाहिए क्योंकि सही है, किया जाना चाहिए, और जिसमें जो समवयस्क होते हैं उनकी स्वीकार्यता जरूरी है, बढ़े। तो तीसरा हमारा सही होगा। चौथा लिखा हुआ है, नहीं की वजह से काट दो, कारण निमित्त नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाएगा, बिल्कुल गलत है। तो हमारा यहाँ पे तीसरा सही होगा। ठीक है, तीसरा आप सही है। कभी बच्चे को हम डिस्करेज नहीं करेंगे, करेज करेंगे। आगे चलते हैं, कौन सा क्वेश्चन था? 10वां 11वां लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, कूट है। ये तो बहुत आता है परीक्षा में, और यही तो आता ही है, और क्या आता है परीक्षा में? यही आता है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में क्या कर रही है? देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे करेगी विविधता? तो आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके,
सी ऑप्शन है विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, डी ऑप्शन है मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। बताना है कि कौन सा सही होगा 11 का। तो बात करें हम लोग यहाँ पे भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर, बिल्कुल सही बात है, पहला तो होगा ही होगा, पहला सही हो गया, ठीक है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, बच्चों की सामाजिक और संस्कृति मतलब सोशल और कल्चर दोनों पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, तो ये भी हमारा सही हो गया, बी वाला भी सही है। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, ठीक, हम सभी अधिगमों को समायोजित करेंगे, ये सही है। डी मानक निर्देश, मानक आ गया, पहले भी गलत था आज भी गलत है, ठीक है। तो मानक निर्देश देकर ऐसा तो नहीं है, आप निर्देश देंगे मानक करेंगे, गलत काम है, ऐसा नहीं है। निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करना, ऐसा नहीं है, मानदंड बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा मानक नहीं बनाना है जिसमें बच्चे परेशान हो जाएं। तो हमारा ऑप्शन चौथा सही होगा, ए बी सी, डी नहीं है इसमें। डी जहाँ है वहाँ पहले काट देते, डी 3 में है तो 3 काट देते तब भी सही था। आगे चलते हैं, 12 नंबर पे लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो सब पीवाई क्यों है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इसको कर लेंगे तो सीटी पार हो जाएंगे इस बार, ठीक है। और पिछली बार कुछ लोगों को पेपर छूट गया, कुछ लोग पेपर देर मिला, कुछ लोग टाइम से नहीं पहुंचे, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। एक पेपर देने के लिए बहुत सारे हजारों लाखों बच्चे पेपर देते हैं, तो उसमें से किसी न किसी के साथ तो हादसा होता ही होगा, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे बिल्कुल पहुंच जाते होंगे, ऐसा नहीं है। 12वां चलते हैं, 12वें में क्या कह रहा है देखिए ध्यान से। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष विद्यार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास करती है। मेरे भाई मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन समझाएंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन समझेंगे आप तभी आंसर फाइंड करेंगे। एक शिक्षक, एक टीचर है, कोई अध्यापिका है, वो कह रही है कि कक्षा एक उसके पास फर्नीचर है, फर्नीचर में बैठते हैं, जहाँ किताब खोलकर लिखते हैं पढ़ते हैं, उसमें एक किनारी ब्लेड की तरह निकली हुई है और वहाँ पर उसमें एक रुई लपेट दी गई है, उसको टैप से कर दिया गया है ताकि, और फिर उसके बाद बच्चों से बोला जा रहा है कि उन बच्चों से बोला जा रहा है कि अब कैसे बच्चों से बोला जाएगा। देखो सारे बच्चे तो आंखों से देखते ही होंगे कि यहाँ पे ब्लेड है, यहाँ पे कील है, यहाँ पे नहीं बैठना है और यहाँ पे हमें खरोंच आ सकती है या कुछ हो सकता है। तो ये टीचर जो अध्यापिका है वो क्या कहना चाह रही है, कैसे बच्चों को मतलब कह रही है कि छुओ और अनुभव करो कि कैसा है, कैसा ये धार है, कट रहे हो या नहीं। तो ऐसा टीचर जो है वो क्या करना चाह रहा है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, दूसरा ऑप्शन है दृष्टि विकलांग विद्यार्थी शिक्षार्थी, और तीसरा है सीख ना सकने वाले शिक्षार्थी, सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी। तो आप देखिए जो बच्चे आंखों से कमजोर हैं उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें होंगी, आपके दिमाग में आ रहा होगा। पहली बार तो मैं भी यही क्वेश्चन पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्योंकि जो 12वां क्वेश्चन है इसमें मुझे लगा पहली बार, लेकिन वो आंसर नहीं था, ठीक है। तो दृष्टि वाले बच्चे हैं उनके लिए तो ऐसा टीचर करेगी ही नहीं, लेकिन जो हम बताना चाहेंगे और उन्हीं के लिए ये है, जो आँखों से देख नहीं सकते हैं बच्चे उनके लिए बोला गया है, क्योंकि उसको अनुभव करेंगे कि हाँ यहाँ पे धार थी पहले या नहीं, उनके लिए तो ये सब चीज़ें अजनबी हैं। जो छुएंगे तो उसको खरोंच नहीं आएगी बच्चों को और उनसे सीख मिलेगी। तो इसीलिए वो शिक्षार्थी कह रही है कि कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारे को रुई से ढका और उसके बाद कहती है कि छुओ और अनुभव करो। सूचना पट्टों का उपयोग करने को कहती है, वह ऐसे बच्चों से ही कहेगी क्योंकि जो बच्चा देख नहीं सकता है तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ क्या है। तो आपने समझा होगा, छुओ तथा अनुभव करो ये माध्यम जो है उनके लिए है जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं। तो 12वें का हमारा दूसरा आंसर सही था, ठीक है। आगे बात करते हैं 13वां नंबर की। 13वें नंबर में क्या है देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। कौन से होते हैं प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं। पहला ऑप्शन है प्रत्यास्मरण के द्वारा ज्ञान की प्रवृत्ता पर बल देते हैं, उन्हें अधिगम के न्यूनतम मानकों तक काम करने को प्रेरित करने के लिए उपहारों और पुरस्कारों का उपयोग करते हैं, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यक्त रखने के
अवसर देते हैं, उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे टीचिंग स्किल क्या है? शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं, कौन से कार्यक्रम होते हैं बढ़िया, तो आपको ये बताना है। 13वें का सही आंसर क्या होगा? डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, तीसरा होगा। उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखते हैं। जो कुशल बच्चा है, प्रतिभाशाली बच्चा है, अब वो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेता है, तो उसको आप बिजी नहीं रखोगे और वो बच्चा इधर उधर भटकेगा, तो इधर उधर भटकेगा, तो इसीलिए उसको बिजी रखो। इसका कहने का मतलब ये है, उनके दिमाग पे जोर डालो, उनको कठिन चीजें दो, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रखें, बस काम हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में लिखिए, कौन सा कथन सही है? जो विद्यालय असफल हो जाते हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थी को असफलता के बारे में एक बात बता दूं आपको, विद्यार्थी कभी असफल नहीं होता है, विद्यार्थी हमेशा सफल होता है। असफल कौन होता है? गुरुजी और शिक्षक और विद्यालय। कोचिंग और स्टूडेंट असफल होते हैं, विद्यार्थी कभी असफल नहीं होता, क्योंकि उसको सीखना है, सीखने जाता है। तो कोचिंग फेल होती है, स्कूल फेल होते हैं, बच्चा कभी फेल नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है, चलते हैं पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या आप समावेशी शिक्षा बना पाएंगे? तो ऐसा नहीं है कि किसी जाति को लेकर बच्चा कभी भी कमजोर नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी ऐसे नीचे जात के तो नीचे उनका वो सफल नहीं हो सकते, ऊंचे जात के तो ऊंचे सफल हो जाते हैं। ऐसा नहीं, जातियों के आधार पर नहीं है ये सब इक्वलिटी है। यहाँ पे हम वरीयता इसको नहीं देंगे, जहाँ पर ए है वहाँ काट दो, यहाँ पे ए है काट दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी जाति बराबर हैं, सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी जातियों का सम्मान करना है, उनको आगे लेकर जाना है शिक्षा में। ठीक है, बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं, विद्यार्थी विद्यालय में असफल होते हैं। अब विद्यालय जो होता है वहाँ पे बात हो रही है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। सी वाला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थी असफल होते हैं। अब विद्यार्थी तो असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उसके तरीके का नहीं होता है ना, इसीलिए वो असफल होते हैं, उनके लिए सार्थक नहीं होता है। तो बी और सी हमारे दोनों सही हो जाएंगे। और डी वाला हमारे क्या कह रहा है, विद्यार्थी असफल होते हैं। विद्यार्थी असफल नहीं होते हैं, कार्य करने वाले असफल होते हैं, क्योंकि बच्चे को वो सिखा नहीं पाते हैं। क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। विद्यालय सभी का ख्याल रखता है, विद्यालय सभी की अभिरुचियों और आवश्यकताओं को पूरा करता है, विद्यालय जो है पूरी कोशिश करता है। तो ऐसा नहीं है, नहीं वर्ड आ गए तो इससे हटा दो डी वाला, तो हमारा बी और सी आंसर होगा। ठीक है, तो बी और सी तीसरे में था। चलते हैं 15वें क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं फिर आंसर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे इसके ऑप्शन दिखा देते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। दो विद्यार्थी एक ही अवधारणा को पढ़ते हैं, फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ लगाते हैं कि उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। दो विद्यार्थी लिए गए, हम तो 30 बच्चे अगर बैठाल के पढ़ा रहे हैं तो 30 के बराबर नंबर आ जाए जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचर एक गारंटी नहीं दे सकता कि फुल में फुल मार्क्स आएंगे। 30 के 30 बच्चे ही डॉक्टर IAS बन जाएंगे, फिर हर बच्चा पढ़ेगा तो हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा ना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना हमारे, मतलब हमारे उसमें समाज में। अगर हर कोई डॉक्टर होगा तो फिर दवा लेने कौन जाएगा, ये भी तो जरूरी है। मतलब ये मजाक में कह रहा था, हालांकि टीचर तो चाहता है कि 30 के 30 बच्चे डॉक्टर IPS अधिकारी बन जाए, है ना। टीचर कभी नहीं चाहेगा कि इसमें से ये बच्चा ना सेलेक्ट हो, वो ना सेलेक्ट हो। टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, तो वो तो चाहेगा सभी के नंबर बढ़िया आए। लेकिन बच्चे का हक होता है कि बच्चा पढ़े, और बच्चा विशेष तौर पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है उसका सामना करता है, तो इसी वजह से कुछ चीज़ें रहती हैं। दो विद्यार्थी एक ही अवधारणा पढ़ते हैं, एक ही किताब पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, फिर भी इसमें चीज़ें कैसी होती हैं आप बताइए। ऑप्शन है संभव है क्योंकि शिक्षक ने अवतरण को समझाया नहीं। अच्छा, शिक्षक दोनों सामने बैठे हैं, एक को पढ़ा रहे हैं एक को नहीं, ऐसा तो नहीं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है, संभव नहीं है विद्यार्थी को उसके द्वारा पढ़ना चाहिए, संभव नहीं है और विद्यार्थियों को उसे दोबारा पढ़ना चाहिए। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते,
ठीक है, ऐसा तो आप नहीं कह सकते, दोबारा भी पढ़ सकते हैं। और शिक्षक सबको पढ़ाता है, तो ये तो ऑप्शन दोनों नहीं हो सकते हैं। हम चलते हैं, कहाँ चले गए ऑप्शन मेरे, चलेंगे। क्वेश्चन हमारा 15वां था, यहीं पे आ गए। देखिए क्वेश्चन, अब संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। चलो, किसी को गर्मी लगती है, किसी की तबीयत खराब रहती है, ये हमारे सब कारण हैं विद्यार्थी का ना सीखने के। हाँ, कोई बच्चा खाना नहीं खा के आया है, सो रहा है क्लास में, कोई बच्चा कहीं दिमाग लेके बैठा है, खिड़की में झांक रहा है, कोई बोर्ड में सफाई कर रहा है, कोई इधर उधर बातें कर रहा है, कुछ दिमाग में चलता रहता है। बच्चों की कमजोरी क्या रहती है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं। तो दिमाग में कुछ और चलेगा, पढ़ाएंगे आप, वो भी नहीं उसके दिमाग में इंटर होगा, एग्जिस्ट नहीं करेंगी चीज़ें, बाउंस हो जाएंगी। तो संभव है क्योंकि मतलब दोनों को एक जैसा नहीं मार्क आ सकता, और एक किताब से पढ़ें, एक ही टीचर से पढ़ें, बराबर नंबर आ जाएं तो ठीक है चलो, और एक जैसे नंबर आ जाएं तो ठीक है। लेकिन अब कह रहे हो कि आप दोनों इक्वल हों, बिल्कुल एक ही जैसे नंबर लाएं, तो थोड़ा बहुत अंतर तो रहता ही है। हम यहाँ पे अंतर किस लिए बता रहे हैं, क्योंकि अंतर हमारा एक सांस्कृतिक होता है, अंतर कल्चर, कहाँ वो पला और बढ़ा है, और समझ उसकी कैसी है दूसरे बच्चे से, और ये सब उसको प्रभावित करती हैं। वो किस समाज में रह रहा है, तो हमारा तीसरा सही होगा। चौथा हमारा गलत हो गया, इसलिए कि संभव नहीं है, क्योंकि अधिगम का आ से अर्थ लगाना नहीं है, ये तो नहीं है। अधिगम आप करवा रहे हैं तो उसके अधिगम मतलब सीखना होता है, और सीखेगा तभी तो आप कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, और डैश है यहाँ पे, और फिर डैश आपको बनना है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बतानी है, तो हमारा 16वें का आंसर क्या होगा। हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, क्योंकि हमारे 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो स्पीड से करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या के रूपरेखा 2005 के में स्पष्ट किया गया है कि अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे 16 में हमारा जो सही ऑप्शन होगा दूसरा होगा, सक्रिय और सामाजिक। यहाँ पे सक्रिय होगा, यहाँ सामाजिक होगा। निष्क्रिय तो हो नहीं सकता, निष्क्रिय जहाँ है वो काट दो, और सक्रिय और सरल, सरल नहीं है, सक्रिय है। सक्रिय और समाज में जुड़ना पड़ेगा, आपको एक दूसरे से बात करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। रूपरेखा 2005 की यही कहती है, अधिगम अगर करना है तो हमें बड़ों से सीखना पड़ेगा और स्कूल से सीखना पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 17वां। 16वें का आपने दिखाया, आंसर हमारा दूसरा था। 16वें में देखते हैं, आप लास्ट में कमेंट भी करिएगा तो इसमें कितने आपने सही किए, क्योंकि यहाँ पे कमेंट करेंगे ना तो आपको एग्जाम में हेल्प देंगे ये सारे क्वेश्चन। चलो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17वां। लिखा है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से, विद्यार्थी जो है स्टूडेंट, उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दो, बिल्कुल फ्रीडम कर दो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, आइए देखते हैं। ऑप्शन में दिया गया है, विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण कर सकें, मतलब उसको बताना कि आप कैसे पढ़ोगे, कैसे सीखोगे, ये सब विद्यार्थियों को द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता। विद्यार्थी ने कभी बहुत ज़्यादा नंबर ला लिया, कोई रेस में जीत गया, ऐसे सफलता अगर पा जाता है तो उन्हें पुरस्कार देना चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, दे भी सकते हैं, बिल्कुल भाई। छोटी छोटी इकाइयों खंडों में जानकारी प्रदान करना, आज एक बताई, कल एक बताई, ऐसे छोटी छोटी इकाइयों करके, है ना, खंडों में जानकारी प्रदान करना। ठीक, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि वह पुनः स्मरण में आसानी हो। मेरे हिसाब से तो 17वें का सही जवाब क्या होगा, आपको कमेंट करना है। मेरे हिसाब से पहला होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर शीट के थ्रू मैच कर रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे एक ही जैसे सिमिलर थे, तो लेकिन आंसर हमारा बदल गया है, तो हम कह सकते हैं पहला हमारा आंसर सही होगा। विद्यार्थी को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण कर सकें, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक को यही करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है 17। 18वां क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए ध्यान से। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें वो हों। एक शिक्षिका है और उसे विद्यार्थियों को सिखाना है कि समस्या का समाधान कैसे करते हैं, ये कौशल कैसे सिखाएगी वो। आइए बात करते हैं ऑप्शन की, प्रत्यास्मरण, रटना और समझना,
तो अगर हम बात करें 18वें का, तो ये तो हमारा पहले कट जाएगा क्योंकि रटना नहीं है यार, हम तो कहते हैं समझना है, और जहाँ रटना आ गया वो गलत हो गया, पहला गलत, ठीक है। दूसरा बात करें बहुविकल्पीय प्रश्नों वाले स्त्रीकृति कार्य पत्रक, तो यहाँ पे ये भी नहीं, अगर बहुविकल्पी दे देंगे आप और स्त्रीकृत स्तर अगर छोटा करेंगे, कार्यपत्रक करेंगे, तो वो हमारा नहीं होना चाहिए। ड्रिल और अभ्यास से, तो ये ड्रिल और अभ्यास हो सकता है। पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये वाला सही है। जहाँ पे तर्क आ गया, लॉजिक आ गया, वही आंसर हमारा सही हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? चौथा होगा। 18वें का हमारा चौथा ऑप्शन है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा हमारा? पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना, ये समस्या समाधान का सबसे बढ़िया कारण होता है। आगे 19वीं की बात करते हैं हम लोग। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। तो यहाँ पे कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना, तो क्या होगा सही जवाब? शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट बनता है। तो 19 का आपको सही जवाब देना है। तो 19 का अगर पहली बात करें हम लोग, तो पहला तो नहीं हो सकता, क्योंकि कक्षा में पहुंचने वाली भोली अवधारणाओं जो होती हैं, शिक्षक के किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए नहीं होना चाहिए, तो पहला हमारा गलत है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है, क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है, तो ये भी नहीं, कार्यभार नहीं बढ़ता है भाई। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनानी चाहिए, सहायक होती है। कक्षा तक पहुंच बनाने के लिए शिक्षक को सीखना चाहिए और उसको अधिक से अधिक सार्थक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा 19 का। 20वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो हमारा शिक्षार्थी का उत्प्रेरण। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, जो हमारा शिक्षार्थी का उत्प्रेरण होता है वो भी करता है प्रभावित, ठीक है। शिक्षार्थी की परिपक्वता, बिल्कुल सही है। शिक्षण युक्तियाँ, ये भी सही है। शिक्षार्थी का शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य है, ये भी सही है। तो शिक्षण युक्तियाँ भी प्रभावित करती हैं। शिक्षार्थी की परिपक्वता कैसी है वो भी, तो हमारा यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होता है ऑप्शन में, तो वो भी हो जाता है। तो ABCD जो हमें चारों सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। सार्थक अधिगम है, तो 21 का हमारा सही आंसर क्या होगा आप जानिए। देखिए, वयस्कों और अधिगम सक्षम, जो सार्थक अधिगम है, सार्थक अधिगम वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण। सक्षम मतलब एफिशिएंसी वाले, शारीरिक हष्ट उनका ऐसा, तो ये वयस्क होते हैं वो सक्षम साथियों का अनुकरण करें, ऐसा जरूरी नहीं है, गलत। उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साचर, ये भी गलत। तो उद्दीपक होगा लेकिन उत्तर के बीच युग्मन और साचर तीनों एक जैसे नहीं हो सकते। दी गई सूचना का निष्क्रिय आ गया, ये भी गलत। तो निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचना होती है, ये सक्रिय होता है। हमारा चौथा ऑप्शन सही है 21 का, ठीक है। 22 के चलते हैं, कहाँ चला गया 22वां करते हैं हम लोग, ठीक है। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? जो विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? तो विद्यार्थियों की उन धारणाओं को जानना, जिन्हें लेकर वे कक्षा में आते हैं। विद्यार्थी की उन धारणाओं को जानना, भाई जिन्हें लेकर वो आते हैं, लेकिन सिलेबस कहाँ जाएगा फिर? तो ये गलत हो गया। इसमें बोला है इस विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है। जो प्रारंभिक शिक्षक आप करते हैं उसके लिए क्या नहीं है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना, ये गलत है, मतलब नहीं पूछ रहा है, तो नहीं के लिए हमारा दूसरा सही होगा। विद्यार्थियों को उच्चतर स्तर के प्रश्नों को उत्तर की अपेक्षा करना, ये सही है, अगर निगेटिव ना होता तो, है ना। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, ये भी सही है। नहीं ना होता तो, नहीं पूछा ना, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन होगा? इसलिए हमारा विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना दूसरा सही होगा, ठीक है। 22 का 23 चलते हैं। 23 में देखिए ध्यान से, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्न में कौन सा कथन गलत है? गलत मतलब नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं वाला हमें चुनना है। आगे बात करते हैं। पहला,
विकास वंशानुगत वातावरण के बीच सतत अनुक्रिया, ये सतत आ गया, इसी वजह से विकास को जरूरी नहीं कि सतत हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो गलत कह रहा है, यहाँ पे सही से पढ़ना है थोड़ा। विकास के हाँ, विकास हमारा डेवलपमेंट होता है तो हमारा वो सतत होता है, मतलब ये सही है, हमें गलत चुनना है। विकास वंशानुगत होता है, ठीक है, जैसे वंशानुगत मतलब जेनेटिक होता है। अब जेनेटिक जो होता है वो तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, हर किसी का डीएनए एक जैसा होता है फैमिली में, और यहाँ पे वही बात हो रही है। वंशानुगत वातावरण के बीच सतत अन्योन्यता से होता है, पहला सही है। विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित है, बिल्कुल विकास तभी संभव है जब आप मेच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, ये भी सही है, हमें गलत चुनना है, ठीक है, ध्यान देना। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, ये बिल्कुल सही है। बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, पहले उसके दांत निकलेंगे, दांत वगैरह निकलते हैं, फिर टूटते हैं, और फिर धीरे धीरे वो बैठता है, फिर चलता है, फिर खड़ा होता है, ऐसे धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहता है। विकास हर किसी में होता है। कुछ बच्चे हैं हमारे 1 साल में चलने लगते हैं, 1.5 साल में चलने लगते हैं, कुछ बच्चे 2 साल हो जाते हैं, 2.5 साल हो जाते हैं, बच्चे नहीं चल पाते हैं। तो ऐसा व्यक्तिगत भिन्नता है, जरूरी नहीं हर बच्चा एक ही साथ विकसित हो, एक साथ वो डेवलप करें, विकास हो, उसमें जरूरी नहीं है, बच्चों में डिफरेंटता होती है, तो हमारा ये भी सही है। विकास का एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक से ठीक मापन हो सकता है। अब कोई विकास ऐसी चीज नहीं है जिसका ठीक ठीक मापन हो सके। ये परिमाण जो परिमाण में नहीं है कि आपका जैसे आंखें बड़ी, दोनों इक्वल बढ़ती है ना, अब ये नहीं कि एक बढ़ गया एक नहीं, अब मोटे हो गए और बड़े हो गए लंबाई में तो वो चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। तो परिमाण जो है उसका जरूरी नहीं है, गुणात्मक होता है, ये कह सकते हैं, जिसका ठीक ठीक मापन संभव नहीं है। ठीक है, जैसे आपकी लंबाई बढ़ी, आपने एक दिन में कितना बढ़े, 1 फुट 1 अंगूर, ऐसा नहीं है। आप कितना एक दिन में मोटे हो रहे हैं ये आप नहीं बता सकते। आप आज कितना मोटे हुए, कल कितना मोटे हुए, पता नहीं कब कितना मोटे हो रहे हैं, नहीं पता चलता है। तो ये सब गुणात्मक प्रक्रिया है, इसको हम सही से माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको समझ जाएंगे, ये चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, 24 वाले बात करते हैं। तो 24 वाला क्या है, डैश है, फिर तथा है, फिर डैश है कि विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वंशानुक्रम पर्यावरण, ये सही है, पहला इसमें वंशानुक्रम भरेंगे, पर्यावरण दूसरा भरेंगे, बाकी हमारा गलत है ये दोनों तीनों। अगला है क्वेश्चन 25वां, विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित से क्या सत्य है। तो विद्यालय और समाजीकरण में जानते हैं 25 का हमारा जो सही आंसर होगा हमारा दूसरा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। बाकी विद्यालय में कोई भूमिका नहीं होती, अगर विद्यालय ना हो तो यार फिर कैसे चलेगा समाज, है ना, तो इसलिए नहीं सब काट दो। विद्यालय में बहुत थोड़ी भूमिका होती है, गलत है ना। और यहाँ पे विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है, पहला हमारा समाजीकरण में पहला परिवार है। परिवार हमारा क्या है, मुख्य विद्यालय है जो शुरुआत कराता है, बच्चा का पालन पोषण वहीं से शुरू होता है। कोई माने भले ही ना माने, लेकिन विद्यालय हमारा नहीं है प्राइम, मतलब सामाजिक जो समाज की तरह से अगर देखा जाता है तो विद्यालय समाजीकरण का पहला कारक नहीं है, परिवार को पहला कारक माना जाता है। ठीक है, समाजीकरण का पहला कारक परिवार तथा आस पड़ोसी का समाज होता है। आस पड़ोसी अगर हैं तो भी, अगर आस पड़ोसी अच्छे हैं तो भी हमारा समाजीकरण हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि बात करना आ जाएगा, तहजीब तमीज आ जाएगी, ये सब आस पड़ोसी से भी आएगा ना, सुबह उठेंगे नमस्कार करेंगे। ठीक है, तो ऐसे सब समाज में रहकर भी होता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताना है। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप पढ़िएगा, वीडियो को रोक के मैं ऑप्शन बताता हूँ, सही आंसर बताता हूँ। दूसरा सही है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतरता होती है। ठीक है, ये बाकी देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में 5 स्पष्ट चरण है, ये तो गलत है, 5 नहीं है। और विकास के चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, ये भी गलत है। आगे मतलब ये तो सही है, लेकिन क्योंकि ये चरण स्थिर है, स्थिर नहीं है, बच्चों के संस्कृत आधार पर उनके इन चरणों का क्रम बदला जा सकता, क्रम नहीं बदल सकते। ठीक है, पियाजे ने कहा है कि तर्क दिया है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतरता होती है। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा दूसरा। आगे चलते हैं 27 पे। आगे जीन पियाजे पे ही है, जीन और जो वाइगोस्की हैं इन पे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए,
जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि क्या होगा सही ऑप्शन? तो सही ऑप्शन हमारा यही है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे वो बाहरी आकृतियाँ बदल ही क्यों न जाएँ। तो हमारा जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण का नियम है, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे आप बाहरी आकृतियों के भले ही न जाएँ। संरक्षण का नियम यही कहता है कि आप कहीं भी चले जाएँ, अगर 2 3 जा 6 होता है तो 2 3 जा 6 ही हो जाता है, रहता है। चाहे आप इंडिया से पाकिस्तान चले जाएँ, पाकिस्तान से इंडिया आ जाएँ, तो हमारा जो संरक्षण का नियम है वही रहता है। और संरक्षण का नियम ये भी बच्चा लगाता है कि जैसे 2+3 होता है तो 3+2 भी होता है। बच्चे को अगर ये आ गया तो आप मतलब जान जाइए कि संरक्षण का नियम है। अब जैसे एक गिलास है कांच वाली लंबी सी, उसमें दूध लिया गया है, और एक छोटी गिलास है लेकिन वो चकली है, उसमें दूध लिया गया है। तो बच्चे ने देखा कि ये लंबी गिलास है, उसमें ज़्यादा दूध है, और दूसरे मतलब उस बच्चे ने वही गिलास दूध दोनों गिलासों में बराबर है, एक चौड़ी गिलास है, एक लंबी गिलास है, तो लंबी गिलास में उसकी समझ से ज़्यादा आई। और लेकिन जो बच्चा होशियार होगा कहेगा कि हाँ, इसमें भी उतना ही है, इसमें भी उतना ही है, ये हमारा थोड़ा फैला बर्तन है, ये हमारा खड़ा बर्तन है। तो खड़े बर्तन में जितना दूध है उतना ही फैला बर्तन में दूध है। तो संरक्षण का नियम इक्वल है कि वो उसके दिमाग में चीज़ें फीड हो गई कि ये हमारा 1 लीटर दूध है, तो किसी में रखो 1 लीटर ही रहेगा, वो कम और ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है? किसी भी बर्तन में रखो, तो ये भी आप कह सकते हैं। लेव वाइट्स के अनुसार क्या है? 29 वाला देखते हैं। ठीक है? इसमें क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ही होगा, क्योंकि जो भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। जो भाषा है वो पहले आती है, चिंतन पे भारी पड़ती है। और पियाजे क्या कहते हैं? पहले बच्चा चिंतन करता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद भाषा आती है। जैसे उसको पानी पीना है, मम्मा कहना है, तो उसके पहले उसको चिंता करनी, मतलब दिमाग में आना है उसके वर्ड, वो चिंता करेगा। ठीक है? चिंतन करेगा और उसका स्वभाव धीरे-धीरे बढ़ेगा, मैच्योर होगा, तब वो बोलेगा, अपनी बात को कहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं वाइट्सकी साहब कि वो बच्चा कुछ भी नहीं सोचता है, बुद्धू बना है, लेटा रहता है। ये भी देखता तो है पापा हैं, मम्मी है, लेकिन वो जब बड़ा होगा तब बोलेगा ये मम्मी और पापा। ऐसा नहीं है, वो पहले ही बोल लेता है, वो दिमाग में सोच लेता है ये मम्मी है, ये पापा है। तो ये किसने कहा है? ये हमारे पियाजे साहब ने कहा है। और उन्हीं के जो रूल बनाए गए हैं उसको, उसका विरोधाभास किसने किया है? वाइट्सकी साहब ने किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि ये पहले भाषा आएगी तभी वो बोलेगा। अब बच्चा 3 साल का हो गया तब वो बोलना शुरू करेगा, लेकिन इसके पहले भी तो सोचता होगा कुछ। तो ये चीज़ें दोनों में हैं, आपको समझना है दोनों को। आगे चलते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा सही, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देती है। तीसरा है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है इनको। लॉरेंस कोहलबर्ग को तो नैतिक तर्क से सिद्धांत के अनेक बातों को के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कोहलबर्ग ने पता क्या कहा है? अपने एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ पत्नी बीमार थी, तो उसको एक दवा मिल रही थी, उसी से वो ठीक हो सकती थी, और दवा की कीमत थी 5 लाख। मान लो कि 5 लाख उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसकी पत्नी नहीं बच पाती, क्योंकि वो 5 लाख की दवा थी, और 5 लाख अगर दे देता तो वो दवा मिलती, उसकी पत्नी बच जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें नैतिक मूल्यों का भी पालन करना है। हम दवा चोरी नहीं कर सकते, और हम वहाँ पे जाके उसको हड़का के दवा नहीं ले सकते, क्योंकि रुपए होंगे तभी हम दवा लेंगे। तो ये नैतिक मूल्य है। और उसका कहना ये है कि हमारे समाज में अगर किसी का भला होता, मतलब हो रहा है, तो भला करो, भले ही चोरी करना पड़े। मतलब अगर आपको जान बचानी है किसी की, तो आप चोरी करके दवा चुरा लो, उसकी जान बचा दो। तो ये नैतिकता के विरोध भी करते हैं, और नैतिकता पे भी चलने को कहते हैं। और कहीं पे जैसे आग लगी हो, और वहाँ पे आग बुझाने के लिए आपको जल्दी जाना है, और वहाँ पे समाज में सबको बुलाना है, ताकि आप वहाँ पे एक अच्छे नागरिक के रूप में जाने जा सकें। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें बताई गई हैं, वो आप पढ़ चुके होंगे पहले से, लेकिन हम क्वेश्चन करने आए तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? बहुत लंबी कहानी हो जाएगी नहीं तो। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? कोहलबर्ग ने अपने नैतिक सिद्धांतों का प्रयोग किया है, वो सिर्फ़ पुरुषों के संदर्भ में किया, और उन्होंने क्या किया है? केवल पुरुषों के संदर्भ में किया है, ना कि किसी अन्य के। यहाँ पे महिलाओं का जिक्र नहीं किया गया है, सिर्फ पुरुषों को वरीयता दी गई है। 18 साल के बच्चे थे, क्लास में सवाल पूछा गया था, तो वहाँ पे
इन्होंने चेक किया कि हाँ, नैतिकता हमारे कहाँ पर ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं ज़रूरत है। आपको कोई गाली-गलौज कर रहा हो, आप चुपचाप सुने? नहीं, आप भी कुछ कहेंगे ना, तो वहाँ पे नैतिकता नहीं दिखानी है जहाँ पे आपके पास से कुछ जा रहा हो, ठीक है? तो हमारा सही आंसर क्या होगा 30 का? तो 30 का हमारा सही आंसर होगा चौथा। आपने पढ़े होंगे सारे, ठीक है? तो मैं पढ़ देता हूँ 4 ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अपनी सैद्धांतिक रूपरेखा पर पहुँचने के लिए कोहलबर्ग ने पियाजे के सिद्धांतों को दोहराया, तो पियाजे यहाँ तो कहीं नहीं थे, ठीक है? कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के प्रत्येक सोपान के लिए विशेष उत्तर नहीं दिया, उत्तर तो दिया था। कोहलबर्ग का सिद्धांत बच्चों के प्रत्युत्तरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। अरे उन्हीं पे तो ध्यान केंद्रित करता है, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आग्रत रखा है। ये क्वेश्चन क्या पूछा था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना क्या की? तो आलोचना है, इसीलिए आलोचना उन्होंने 4-5 चीज़ों की कही है, वो हम अगली वीडियो में बता देंगे। एक लेडीज़ थी उनके ऊपर, और बाकी जो कही है वो, ठीक है? तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।